समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। तो देखिए, अगर हम समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास की बात करें तो हम ये जानेंगे कि समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ, समाजशास्त्र के में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र में हम किस विषय में अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र का जन्म कहाँ पर हुआ और समाजशास्त्र का जन्म क्यों हुआ। ठीक है, तो इन सब बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट बीयरस्टॉड की जो एक पुस्तक है सोशल ऑर्डर, उसमें इन्होंने लिखा है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन विज्ञान है, परंतु इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। ये एक विषय के रूप में तो नवीन हो सकता है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात करें तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। और इसका जो जन्म हुआ वो 1838 में, समाजशास्त्र का जन्म 1838 में हुआ। और समाजशास्त्र में हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ रहते हों, वही समाज है। और समाजशास्त्र का जन्म कहाँ पे हुआ? वो यूरोप में हुआ। और यूरोप में कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। तो यूरोप में ही क्यों हुआ? अन्य किसी महाद्वीप में क्यों नहीं हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हो सकता था, एशिया में हो सकता था, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में हो सकता था, लेकिन ये यूरोप में होने का कई कारण हैं, जैसे पुनर्जागरण काल, प्रबोधन काल, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। आगे देखते हैं। रॉबर्ट बीयरस्टॉड ने कहा, रॉबर्ट बीयरस्टॉड की एक पुस्तक है सोशल ऑर्डर में इन्होंने कहा समाजशास्त्र एक विषय के रूप में, समाजशास्त्र एक विषय के रूप में नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में नवीन विज्ञान है, लेकिन बहुत पुराना है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम बात करें समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ, समाजशास्त्र का जन्म 1838 में हुआ। और इसके अंदर जो समाजशास्त्र में हम किस के बारे में अध्ययन करते हैं? समाज के बारे में, कि समाज क्या है। अब ये टॉपिक उठता है, समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ। समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ यूरोप में। और यूरोप में कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। यूरोप में क्यों हुआ? किसी अन्य महाद्वीप में क्यों नहीं? एशिया में भी हो सकता था, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में भी हो सकता था। यूरोप में क्यों? तो उसके कुछ कारण हैं। इनलाइटमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि हुआ 1789 में।
औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि 1750 से 60 के दशक में हुआ। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास हमारा टॉपिक है, और इसमें हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ, समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ, और समाजशास्त्र में हम किस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉबर्ट बीरस्ट्रीट ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में कहा कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में नवीन विज्ञान है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, और समाजशास्त्र का जन्म 1838 में हुआ था। तो समाज के बारे में हम समाजशास्त्र में किस विषय में अध्ययन करते हैं, तो समाजशास्त्र में समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो समाज क्या है, अब प्रश्न ये उठता है कि समाज क्या है। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, और समाज में दो या दो से अधिक व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ, तो समाजशास्त्र का जन्म यूरोप में हुआ। यूरोप में कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। यूरोप में ही क्यों हुआ, उसके कई कारण थे। पुनर्जागरण काल, प्रबोधन काल, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये 3 कारण थे। पुनर्जागरण काल को ही प्रबोधन काल बोलते हैं, इनलाइटमेंट, और फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसका बुनियादी ढांचा, फ्रांस का जो बुनियादी ढांचा था वो क्या था, राजत्व की व्यवस्था वहां पे विद्यमान थी। राजा हुआ करता था, राजा का शासन था। कैसा शासन था, राजा का शासन था। और कौन सा वंश था, बोरबन वंश। बोरबन वंश का शासन था, बोरबन वंश का शासन था। जो वहां का समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। उस समय फ्रांस में जो समाज था वो 3 भागों में बटा था। जैसे प्रथम संपत्ति समूह, दूसरा द्वितीय संपत्ति समूह, और तीसरा तृतीय संपत्ति समूह। 3 भागों में डिवाइड था, प्रथम संपत्ति समूह, द्वितीय संपत्ति समूह और तृतीय संपत्ति समूह। जो प्रथम संपत्ति समूह था उसमें भूस्वामी आते थे, सरदार आते थे, जमींदार आते थे और सामंत आते थे। भूस्वामी, जमींदार, सामंत, भूस्वामी, जमींदार, सामंत और सरदार भी आते थे। भूमि और संपत्ति पे इनका पूरा नियंत्रण हुआ करता था। भूमि और संपत्ति पर पूरा नियंत्रण, इनका क्या था कि भूमि और संपत्ति पर पूरा नियंत्रण था इन्हें। ये टैक्स लेते थे। आगे आते हम द्वितीय संपत्ति समूह की बात करें तो उसमें धार्मिक नेता होते थे, पादरी होते थे, पुजारी होते थे। ठीक है, धार्मिक नेता होते थे, पादरी, पुजारी होते थे। ये सर्वाधिक धनवान व्यक्ति थे। और व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण था इनका। व्यवस्था पर जो है सबसे ज़्यादा नियंत्रण था। व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण था। व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण इन्हीं लोगों का होता था। और आगे हम बात करें तृतीय संपत्ति समूह की तो उसमें किसान होते थे, व्यवसायी होते थे, मजदूर होते थे और नौकरी करने वाले होते थे। किसान, मजदूर, व्यवसायी और
नौकरी करने वाले होते थे। ठीक है, सर्वाधिक शोषित लोग थे ये। समाज में सबसे कम सम्मान इन्हीं का था। आय का एक बड़ा भाग टैक्स के रूप में दे दिया करते थे, क्योंकि टैक्स लेने का काम कौन करते थे? प्रथम संपत्ति समूह, और टैक्स देने का कार्य कौन करता था? तृतीय संपत्ति समूह। आय का एक बड़ा भाग टैक्स के रूप में दे दिया करते थे। आय का एक बड़ा भाग टैक्स के रूप में दे दिया करते थे। ठीक है, तो ये था फ्रांस का बुनियादी ढांचा था। राजा उस समय बोरबन वंश का शासन चल रहा था। समाज 3 भागों में डिवाइड था, प्रथम संपत्ति समूह, द्वितीय संपत्ति समूह और तृतीय संपत्ति समूह। जो प्रथम संपत्ति समूह के अंतर्गत आते थे वो भूस्वामी होते थे, सरदार होते थे, जमींदार होते थे, सामंत होते थे, और भूमि और संपत्ति पर इनका पूरा नियंत्रण हुआ करता था, टैक्स लेने का कार्य करते थे। और जो द्वितीय संपत्ति समूह था उसमें धार्मिक नेता होते थे, पादरी होते थे, पुजारी होते थे, सर्वाधिक धनवान लोग थे, और व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण इसी द्वितीय संपत्ति समूह का ही था। और तृतीय संपत्ति समूह की अगर हम बात करें तो किसान, व्यवसायी, मजदूर, नौकरी करने वाले, ये सभी तृतीय संपत्ति समूह के अंतर्गत आते थे और सर्वाधिक शोषित लोग थे। समाज में सबसे कम सम्मान इन्हें प्राप्त था और आय का बड़ा भाग टैक्स के रूप में दे दिया करते थे। तो अगर हम और पहले जाएं, राजत्व व्यवस्था के पहले जाएं, तो उस समय धर्म का बोलबाला था। और देखा नहीं, अभी हमने बताया कि द्वितीय संपत्ति समूह जो था ये सबसे धनवान व्यक्ति थे और व्यवस्था में सबसे ज़्यादा नियंत्रण इन्हें प्राप्त था। जो धार्मिक नेता होते थे, जो पादरी होते थे, जो पुजारी होते थे, सबसे ज़्यादा सम्मान भी नहीं मिलता था, सबसे ज़्यादा धनवान लोग भी यही थे, व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण भी नहीं का था। ठीक है, तो कहने का मतलब कि धर्म का प्रभुत्व था, यही मतलब हुआ। धर्म का प्रभुत्व, धर्म का प्रभुत्व था, धर्म का प्रभुत्व था। तर्क को महत्व नहीं था, तर्क को महत्व नहीं दिया जाता था। विज्ञान का आविष्कार भी नहीं हुआ था, धर्म का प्रभुत्व था, तर्क को कोई महत्व दिया नहीं जाता था, विज्ञान का आविष्कार अभी हुआ ही नहीं था, रूढ़िवादी परंपराएं विद्यमान थी। सारी व्यवस्था में जो सामाजिक व्यवस्था उस समय की विद्यमान थी, सब पे किसका प्रभुत्व था? धर्म का। सामाजिक व्यवस्था में धर्म का पूरा नियंत्रण था। तो देखिए, हम इस वजह से कह रहे हैं कि तर्क को महत्व क्यों नहीं था। तर्क को महत्व इस वजह से नहीं था क्योंकि उस समय जो दौर था, उस समय गैलीलियो आए जिन्होंने तर्क की बात करते थे वो, और उन्हें धर्म के खिलाफ उन्होंने बात कर दी। इस वजह से उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन धर्म के हिसाब से उस समय बोला गया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब उन्होंने धर्म के विरुद्ध बात कर दिया तो उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। इसके बाद सुकरात थे, सुकरात ने भी तर्क की बात की थी तो उन्हें जहर का प्याला देके मार दिया गया। तो इस प्रकार की चीज़ें उस समय होती थी। और देखिए, धर्म है, धर्म सारी सामाजिक व्यवस्था, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उस पर किसका पूरा पूरा नियंत्रण था? धर्म का। चाहे वो धार्मिक कार्य हों, आर्थिक कार्य हों, सामाजिक हों। चाहे धार्मिक कार्य हो या आर्थिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो या प्रशासनिक कार्य हो या राजनीतिक कार्य हो, सब पे धर्म का ही नियंत्रण था।
धर्म का, सब पर धर्म का दबदबा था। सब पर धर्म का दबदबा था, धर्म से कोई स्वतंत्र नहीं था। धर्म से कोई स्वतंत्र नहीं था। जब इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी तो वहाँ पे मध्यम वर्ग ने इस चीज़ का विरोध किया। मध्यम वर्ग ने धर्म का विरोध किया। मध्यम वर्ग ने विरोध किया, कहा कि सामाजिक ढांचे से या सामाजिक व्यवस्था से जो धर्म का दबदबा है उसको ख़त्म किया जाए, उसके नियंत्रण से चीज़ें बाहर की जाएं। तो इस प्रकार से धर्म और नई व्यवस्था के बीच संघर्ष, धर्म और नई व्यवस्था के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कहा गया कि ये जो धर्म है ये धार्मिक कार्य करेगा, लेकिन ये जो नई व्यवस्था है, राजत्व की व्यवस्था, इसको क्या बोलेंगे, राजत्व की व्यवस्था या किंशिप बोलेंगे, किंशिप राजत्व। तो इसके द्वारा प्रशासनिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे, नई व्यवस्था, राजत्व के द्वारा किए जाएंगे। तो ऐसी कुछ व्यवस्था लाई गई। आगे देखते हैं, राजत्व की जो व्यवस्था थी उसमें कहा गया कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। क्या कहा गया, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। और यह कहा गया कि राजा की बात न मानना ईश्वर की बात न मानने जैसा है। राजा की बात न मानना ईश्वर की बात न मानने जैसा है। और इसी के बाद कौटिल्य भी को कहते हैं। कौटिल्य ने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, जनता को राजा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, जनता को राजा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। राजा यदि अपने शयन कक्ष में भी हो तो भी
जनता के लिए सदैव उसे तत्पर रहना चाहिए। सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो ये था राजत्व का सिद्धांत। अब फ्रांस में क्या हुआ, राजा का शासन आ गया, एक राजा बनने लगा, लेकिन समस्या ये थी कि वो वंशानुगत होता था, राजा का लड़का ही राजा बनता था। तो इस वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। सबसे पहले जो है लुई 14 का शासनकाल आया, जो बिल्कुल गधा राजा था। इसने कई युद्ध किए जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और इसने कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। क्या बोला था? मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। और कहा मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। बिल्कुल गधा शासक था। इसके बाद अगला शासक आया, मैं ही राज्य हूं, इसका कहने का मतलब कि जो मैं बोलूंगा वही कानून होगा। और इसके बाद आते हैं लुई 15। देखो यहाँ शासन भी वंशानुगत था और राजा का नाम भी वंशानुगत ही था। एक बार लुई अगर राजा का नाम था, लुई से स्टार्ट होता है, तो लुई 14, लुई 15, लुई 16 इस तरह से स्टार्ट चला जाता है। आगे लुई 15 आ गए। तो लुई 15 जो थे ये मूर्ख व्यवसायी साबित हुए। मूर्ख भी थे, व्यवसायी शासक था, अयोग्य था, कुल मिला के ये भी किसी काम का नहीं था, ये भी पूरा गधा था। आगे लुई 16। लुई 16 का शासनकाल आता है। तो लुई 16 इसके शासनकाल में कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी के शासनकाल में अकाल भी पड़ा था। इनकी पत्नी जो थी वो मेरी एंटोनियो थी। मेरी एंटोनियो ये विलासितापूर्ण जीवन जीती थी, लग्जरी लाइफ जीती थी। ये जो मेरी एंटोनियो थी पूर्ण विलासितापूर्ण जीवन जीती थी। इसी कारण अकाल पड़ा। तो जब अकाल पड़ा तो अकाल से पीड़ित जनता मेरी एंटोनियो के पास गई और उसने कहा
उसने कहा कि जब खाने के लिए रोटी नहीं, जब तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ। इसी बात से जनता आक्रोशित हुई, जनता में आक्रोश बढ़ा। और जब जनता आक्रोशित हुई तो क्या होता है तो मालूम ही है, क्रांति होती है। जब जनता आक्रोशित होगी तो क्रांति ही होगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो क्यों खराब हुई? क्योंकि लुई 14 आया, ये अयोग्य शासक था, इसने कई युद्ध किए जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। और इसने जो है कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी और मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। लुई 15 कहता मूर्ख व्यसनी शासक था, ये बहुत ही मूर्ख व्यसनी शासक था। मतलब ये लुई 15 लुई 14 से भी अधिक मूर्ख था और उससे भी अधिक कहीं अयोग्य था। और इसके बाद आते हैं लुई 16। लुई 16 के भी वही हाल है जो लुई 15 के थे, लुई 14 के थे। तो इसके शासनकाल में कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इनकी जो पत्नी थी मेरी एंटेनियो की जो लाइफ थी वो बहुत ही लग्जरी लाइफ थी। और अकाल से पीड़ित जनता जब इनके पास गई तो इन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो जाकर के ब्रेड खाओ। इसी बात से जनता आक्रोशित हो गई। और फिर क्या हुआ? वही क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति हो गई। तो फ्रांस की क्रांति जब हुई तो इसमें क्या हुआ कि धर्म को तो पहले ही नकार दिया गया था, धर्म को तो पहले जनता ने नकार दिया। अब क्या हुआ? राजा को भी नकार दिया गया। जो नई व्यवस्था आई थी राजत्व की व्यवस्था, वो भी नकार दी गई। अब जनता मांग करने लगी कोई नई व्यवस्था की, जैसे लोकतंत्र, गणतंत्र, डेमोक्रेसी। क्या मांगे उठने लगी? लोकतंत्र की, गणतंत्र की, डेमोक्रेसी की मांगे उठने लगी। ठीक है। जनता क्या चाह रही थी? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। जनता की मांगे थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मांगे उठने लगी। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अगला जो कारण था समाजशास्त्र की उत्पत्ति का, वो था इंडस्ट्रियल। तो सबसे पहले क्या हुआ? उद्योग। सबसे पहले उद्योग लगेंगे कैसे? मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। मशीनें कैसे आएंगी? जब विज्ञान का आविष्कार होगा। विज्ञान का आविष्कार कैसे होगा? विज्ञान का आविष्कार कैसे होगा? वैज्ञानिक क्रांति होगी। जैसे वैज्ञानिक क्रांति हुई, कैसे? तकनीक का आविष्कार हुआ, भाप का इंजन बना। ठीक है। तकनीक का आविष्कार हुआ, भाप का इंजन बना, पेपर और इंक का प्रयोग हुआ। पेपर और इंक का प्रयोग होने लगा, इंडस्ट्री लगने लगी। तो इस प्रकार से जब वैज्ञानिक क्रांति हुई, तकनीक का आविष्कार हुआ, भाप का इंजन, पेपर और इंक का प्रयोग हुआ, इंडस्ट्री लगाई जाने लगी। मतलब कि कुल मिलाकर के वैज्ञानिक क्रांति हुई। तो इससे विज्ञान का आविष्कार हुआ, मशीनें आई, उद्योग लगा। ठीक है। तो उद्योग आने से क्या हुआ? उद्योग आने से क्या हुआ कि जो सामाजिक संरचना थी उसमें परिवर्तन हो गया।
किस प्रकार से सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ और क्यों हुआ, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहले क्या हुआ करते थे, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार हुआ करते थे क्योंकि गांव में क्या था, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। जब उद्योग लगे तो गांव से लोग किधर को पलायन करने लगे, इंडस्ट्री की तरफ। जब इंडस्ट्री की तरफ पलायन होने लगा तो ये परिवार कैसे हो गए, एकल परिवार होने लगे। पूरे खानदान को लेकर तो जाएंगे नहीं, एकल परिवार होने लगे। अब जब उद्योग लगा, जब संयुक्त परिवार गांव में होता था, गांव से जब परिवार इंडस्ट्री के पास जाके बसने लगे तो वहाँ परिवार क्या हो गया, एकल परिवार हो गया। जब परिवार एकल हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ की परंपराएं भी बदल जाएंगी, प्रथाएं, मूल्य बदल जाएंगे। परंपरा बदली, मूल्य बदले और प्रथा बदली, रोजगार के तरीके बदल गए। रोजगार के तरीके भी बदल गए। ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो देखते हैं सामाजिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन हुआ। परिवार में, प्रथा में, परंपरा में, मूल्य में, ठीक है, परंपरा में और मूल्य में, विवाह में, नातेदारियां भी बदल गई, विवाह के तरीके बदल गए, शिक्षा और स्वास्थ्य भी बदल गया, शिक्षा और स्वास्थ्य भी बदला, रोजगार के तरीके भी बदले। दक्षता, श्रम को अधिक महत्व दिया जाने लगा। दक्ष श्रम को अधिक महत्व दिया जाने लगा। औपचारिक अर्थव्यवस्था हो गई। कैसी अर्थव्यवस्था हो गई, औपचारिक अर्थव्यवस्था हो गई। तो ये बदलाव थे हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। तो देखिए उद्योग लगाने के लिए क्या चाहिए, मशीनें चाहिए। मशीनें तभी आएंगी जब विज्ञान का आविष्कार होगा, और विज्ञान का आविष्कार को कब होगा, जब वैज्ञानिक क्रांति होगी। वैज्ञानिक क्रांति हुई, तकनीक का आविष्कार हुआ, भाप का इंजन बना, पेपर और इंक का प्रयोग होने लगा, इंडस्ट्री लगाई जाने लगी, वैज्ञानिक क्रांति हो गई, विज्ञान का आविष्कार हो गया, मशीनें लग गई, उद्योग लग गया। जब उद्योग लग गया तो उद्योग लगने से क्या हुआ, सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने लगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पर समझेंगे कि संयुक्त परिवार हुआ करते थे। पहले गाँव में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब गाँव से लोग पलायन करने लगे इंडस्ट्री की तरफ पैसा कमाने के लिए, अपने रोजगार के लिए। तो जब वहाँ से रोजगार पलायन करने लगे तो परिवार एकल हो गए। जब एकल परिवार हो गए तो अब तो वहाँ परंपराएं भी बदल जाएंगी। बिहार का व्यक्ति आकर के यूपी में रहने लगेगा तो यहाँ की परंपराएं फॉलो करने लगेगा, धीरे धीरे उसके मूल्य बदल जाएंगे, उसकी प्रथाएं बदल जाएंगी और उसके रोजगार के तरीके भी बदल गए। कहाँ वो कृषि करता था गाँव में रह करके, आज यहाँ मशीनें चलाने का कार्य कर रहा है, तो उसके रोजगार के तरीके भी बदल गए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि उद्योग से जो सामाजिक संरचना में परिवर्तन आए हैं, जैसे परिवार है, प्रथा है, परंपरा है, मूल्य है, विवाह है, नातेदारी है, शिक्षा और स्वास्थ्य है, रोजगार के तरीके हैं और दक्ष श्रम को अधिक महत्व दिया जाने लगा। और सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण औपचारिक अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, तो ये जो सारा सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन हुआ, तो इसको सबसे पहले किसी ने अगर वो रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो बदलाव को समझने का जो कार्य किया, वो अगस्त कामते ने किया। ठीक है, देखिए यूरोप में इनकी एक बुक भी थी, अभी बताएंगे। तो यूरोप में जो हो रहे थे, जो यूरोप में जो परिवर्तन हो रहे थे, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो बदलाव हुए, तो उन बदलावों को समझने का कार्य किसने किया था? इसीलिए इन्हें
समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको? अगस्त कांट को। ठीक है, तो जो इनके गुरु थे वो सेंट साइमन थे। तो सेंट साइमन और अगस्त कांट दोनों ने मिल करके एक बुक लिखी, समाजशास्त्र में एक बुक लिखी। बुक क्या थी? प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन। ठीक है, नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन स्टडी, प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टडी। तो ये बुक किसने लिखी थी? प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टडी। अगस्त कांट और उनके गुरु सेंट साइमन दोनों ने मिल करके इस बुक को लिखा था। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।